यह सरकार क्या कहती है और क्या करती है, दोनों में कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जब मोदी को चुनाव लड़ना था तो बजट आया और उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करें। लागू किया है वह बजट निश्चित रूप से सराहनीय है और इस बजट का अगर सही रूप से कंप्लायंस किया जाए तो हर वर्ग का विकास होगा। और अधिवक्ताओं के लिए जो 10 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है आपकी बजट में, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और पैसा रिलीज़ करेंगे और अधिवक्ताओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश का वो काफ़ी सराहनीय और अच्छा है। इस बजट में शिक्षा जो है, चलने में रोज़ जाम लगता है, गोलघर में रोज़ जाम लगता है, बक्सीपुर में रोज़ जाम लगता है, अलीनगर में। वहाँ साइकिल से तो आप जा ही नहीं सकते हैं। आप मेट्रो की परिभाषा कर रहे हैं, मेट्रो खुले में। वीडियो तो स्टार्ट है। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों देख रहे हैं, अभी मैं दीवानी कचहरी में आया हुआ हूं बजट को लेकर के। क्या कुछ बजट में दिया गया है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ तमाम अधिवक्तागण मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और चर्चा अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र शुक्ल, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। शुरू करें। जो बजट आया है लगभग देखा जाए तो 7 लाख करोड़ रुपए का ये बजट रहा है। अगले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्या कितना डेवलप कर पाएगी सरकार? जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार बजट लागू किया है वह बजट निश्चित रूप से सराहनीय है और इस बजट का अगर सही रूप से कंप्लायंस किया जाए तो हर वर्ग का विकास होगा। सर्वाधिक बजट जो है वह किसानों को देख करके किया गया है कि किसानों की आय दुगनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और मेडिकल क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज़ और तमाम मेडिकल कॉलेजों के बनाने की भी योजना है। लेकिन सर्वाधिक सही बात यह होगी कि जो पैसा सरकार ने बजट में लागू किया है उसका सही ढंग से अनुपालन किया जाए। अगर सर, 1 मिनट रोकना चाहेंगे। किसानों की आय को लेकर के आपने कहा है, लेकिन इससे पहले सरकार ने कहा था कि किसानों की जो आय है दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक दोगुनी नहीं हुई है। तो क्या लगता है सर? देखिए, आपकी बात सही है। आप पिछली बार भी इसी तरह से मुख्यमंत्री ने और वित्त मंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हुई, लेकिन रियल स्थिति में धरातल पर वह चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है धरातल। लेकिन इस बार अगर सरकार कोशिश करेगी तो धरातल पर अगर दिखाई देती है तो निश्चित रूप से यह बजट सराहनीय होगा और यह सरकार जो है अच्छा काम करेगी। चलिए सर, फिर से हम आपके पास आते हैं, बात करेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं रत्नाप त्रिपाठी, पूर्व डीजीसी क्रिमिनल, थोड़ा सा गोरखपुर दीवानी कचहरी। जो आम बजट माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए प्रस्तुत किया है वह बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें 2-3 बातें पूर्वांचल के लिए विशेष रूप से की गई हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देवरिया में, और दूसरी बात कि हम लोग अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो अधिवक्ताओं के लिए 3 साल के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति का पैसा जो है वह शासन रिलीज किया है और वह अधिवक्ताओं को मिल रहा है, जिससे अधिवक्ता वर्ग बेहद खुश है। और ऐसा ही कल्याणकारी योजना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अधिवक्ताओं के लिए कोई अन्य योजना और कार्य रूप देने का कष्ट करें। इस बजट में अगर प्रावधान न हो तो अगले बजट में हम अधिवक्ताओं के लिए कार्य करने का प्रयास करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, मैं फौजदारी में वकालत करता हूँ। जी सर। जहाँ तक इस बजट की बात है, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि बजट काफ़ी सराहनीय है और अधिवक्ताओं के लिए जो 10 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है आपकी बजट में, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और पैसा रिलीज़ करेंगे और अधिवक्ताओं के लिए कम से कम ऑफिसेज के रूप में, कोर्ट्स में जो ऑफिसेज हैं उसके लिए कुछ अलग से धन आवंटित होगा तो हम आभारी रहेंगे। मैं शशिकांत मिश्र, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट। बजट जो पेश हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश का, वो काफ़ी सराहनीय और अच्छा है। इस बजट में शिक्षा और हम अधिवक्ताओं का भी ख्याल रखा गया है, स्वास्थ्य विभाग का भी ख्याल रखा गया है। कुल मिला के बहुत सराहनीय और अच्छा बजट। बबलू, तो साथियों जैसा कि देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बजट को लेकर के काफ़ी घमासान साथ छिड़ा हुआ है और उसी घमासान में मैं आ चुका हूँ दीवानी कचहरी में। हमारे पीछे देख पा रहे हैं बार काउंसिल
एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन तिवारी जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ता हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ बजट में किसानों के लिए आया है, क्या कुछ बजट में युवाओं के लिए आया है, क्या कुछ बजट में मीडियम परिवार के लिए आया है, क्या कुछ बजट में गरीबों के लिए आया है। इस बजट को लेकर के हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। पहले और एक बात और बताना चाहेंगे कि सर को कांग्रेस का अभी सदस्य बनाया गया है, उसके लिए बहुत बहुत सर बधाई देना चाहेंगे आपको एबीसी हिंदुस्तान चैनल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर छोटा सा पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे सभी दर्शकों को। मैं मधुसूदन त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष, एआईसीसी की मेंबर। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यह सरकार क्या कहती है और क्या करती है, दोनों में कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जब मोदी को चुनाव लड़ना था तो बजट आया और उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे और हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन आप उठा करके देख लीजिए कि आज राजस्थान गहलोत की सरकार में 6000 का एक लेखपालों का वांट निकला हुआ है और 12 लाख वहाँ युवाओं ने फार्म भरा है, तो उसमें भी पीएचडी और एमए। तो ये बेरोजगारी का वो है भाजपा सरकार में कि बेरोजगारी कितनी बढ़ती गई। मोदी के फार्म के लिए भी अच्छी डिग्री पीएचडी धारक पर लेखपाल में। और आप देखेंगे कि मोदी सरकार जब बनी थी तो 40% बेरोजगारी थी, आज 60% बेरोजगारी हो गई है। तो कौन सी ये बात करते हैं और कौन नहीं करते हैं। आपने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो किसानों की आय 2023 में दोगुनी हो जाएगी। मैं खुद किसान हूँ, खेती करता हूँ। हम तो नहीं देखते हैं कि किसी चीज़ का भाव ही बढ़ा दिए जिससे 2 रुपये का 4 रुपये मिल रहा हो। तो ये भी बिल्कुल झूठा वादा किए हुए हैं। आप ये कहे थे कि हम आएंगे तो ये बेरोजगारों को नौकरी देंगे, किसानों को आय दूना करेंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। आप देख रहे हैं मोदी के खिलाफ एक आरोप लगा। राहुल जी ने पूछा कि आप जितनी बार विदेश गए हैं और उसके साथ आपके साथ अडानी जी गए हैं, आप बताइए उनके अडानी के जाने के बाद कितने का एग्रीमेंट हुआ है उसका। तो उस पर वो कहते हैं पंडित जवाहरलाल के समय ये हुआ, पंडित नेहरू के साथ ये हुआ, और उसकी जवाब नहीं देते हैं कि अडानी आपके कितने साथ कितने देशों का दौरा किया और कितने देशों से एग्रीमेंट कराया। आप देखे हैं कि ये जो शेयर घोटाला हुआ है, जो कई बैंकों से कर्जा लिया है और शेयर घोटाला, इनका शेयर बढ़ा करके दिया गया था। आज बैंक उस सब पछता रहे हैं कि और जांच चले कि किन किन बैंकों से ये पैसा लिए हुए हैं। और आज जहां ये दूसरे तीसरे नंबर पर थे, आप 22वें नंबर पर चले आए जब इनकी पोल खुली। तो ये सरकार जो है केवल और केवल बात करती है, कथनी करने में कुछ नहीं अंतर है। आज युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया है। सर एक मिनट के लिए सर रोकना चाहेंगे। अभी पेपर हुआ था हाल ही में दरोगा का 2018 में, 2018 की वैकेंसी थी उसकी। जब पेपर हुआ तो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार देखे गए थे। युवा जो हमारे साथी थे वो लगातार 3 महीने से धरना दे रहे थे अम्बेडकर पार्क में लखनऊ में, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। ये जितने भी नौकरियां निकाल रहे हैं, परीक्षा का फॉर्म जमा करा रहे हैं, शुल्क ले रहे हैं, 4 जगह निकल रही है, 14 फॉर्म आ रहा है और उसके बाद उसको करा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं पेपर लीक हो गया और उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। पेपर लीक के मामले की जहां की बात है, जहां तक मैं देख रहा हूं पूरे भारत में हर एक राज्य कहीं से भी उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश का ही हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो। अभी हाल ही में मैं बता दूं सर, बीपीएससी के एग्जाम लीक हुए थे, उसका पर्चा लीक हुआ था बिहार में और बच्चों पे एकदम लाठियां इस तरह से बरसाई जा रही थी कि लग रहा था कि बच्चे ही मेन गुनहगार हैं। लेकिन उस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया कि क्यों बच्चों पे इतना जुर्म किया गया है पुलिस के द्वारा। इतनी परीक्षाएं हुई, परीक्षा हो रही है और पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन आज तक बताइए कि जो पेपर लीक करा रहा है, जो मैनेजमेंट है, जो सरकार चला रही है, कहीं कोई दोषी ठहराया गया? जो मेन समस्या तो सर यही है ना, जो मेन इसके सरगना है उनको पकड़ा ही नहीं जा रहा है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये केवल देश में घृणा फैला करके, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके, उसको अलग करके देश को ये बंटवाना चाहते हैं। और इसके अलावा कुछ, ये जो बजट निकला हुआ है ये केवल दिखावा 224 का चुनाव को देख करके ये बजट दिया गया है। और ये बजट
आप बताइए, गोरखपुर में सड़कें जो हैं चलने में रोज़ जाम लगता है, गोलघर में रोज़ जाम लगता है, बक्सीपुर में रोज़ जाम लगता है, अलीनगर में। वहाँ साइकिल से तो आप जा ही नहीं सकते हैं। तो आप मेट्रो की परिभाषा कर रहे हैं, मेट्रो खुले, मेरी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेट्रो के लिए जगह कहाँ है? किस जगह से किस जगह ये मेट्रो चलाएँगे? और वो अभी तो इनको सड़क, नाली और जो पर आपका कोई बात आया नहीं। मैंने कहा था जो 70 वर्ष के 60 से 70 वर्ष के वकील हो गए हैं उनको 15,000 रुपये आप पेंशन दीजिए, उसका कोई आपका बजट आया नहीं, कोई बात आई नहीं। मैंने कहा था कि जितने झुग्गी झोपड़ी कचहरियों में है उसको आप चेंज कर दीजिए और वहाँ बिल्डिंग बनवा दीजिए, उस पर आपका कुछ आया नहीं। वकीलों के लिए आप 10 करोड़ का बजट दिए हैं, केवल 300 और 500 रुपया नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने के लिए। उससे क्या होगा? जब तक आप बीमा जब तक आप नहीं करते हैं वकीलों को, तब तक वो अगर जब तक वकालत करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन बीमार पड़ जाते हैं उस दिन उनकी हालत तो आप देखते नहीं हैं। तो हम लोगों ने मांगे किया, हम लोगों ने हड़ताल किया, मुख्यमंत्री के खिलाफ चारों तरफ हड़ताल चली और उसके बाद मेरा रुपया 3 अरब 54 करोड़ रुपया इनके पास था न्यासी समिति, और न्यासी समिति 1974 में बनी थी, जिसका यही बाइलाज था कि वो अधिवक्ताओं के लिए पैसा खर्च किया जाए। हमने उसके लिए रिट दाखिल किया था PIL, और PIL में अब ऑर्डर हुआ कि ये 3 अरब 54 करोड़ रुपया कहाँ है, आप इसको ला करके दीजिए और बताइए। 27 तारीख लगा हुआ है, 27 तारीख को एडवोकेट जनरल को बयानल्फी देना है कि ये 3 अरब 54 करोड़ रुपया है कहाँ। वो 3 अरब 54 करोड़ अगर रुपया आ जाता है और बार काउंसिल को दे दिया जाता है तो सारे अधिवक्ताओं को पेंशन भी मिलेगी, जीवन बीमा भी हो जाएगा और हर कचहरियों में बिल्डिंग भी बन जाएगी। लेकिन सरकार उस पैसे को दबा करके रखी हुई है और आज तक किसी अध्यक्ष ने उसको मांग नहीं किया था, लेकिन मैं प्रेसिडेंट होने के बाद इसको 3 अरब 54 करोड़ रुपये की मांग किया कि ये रुपया कहाँ है, आप ले आइए, जिसके लिए माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट के जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया और उस रुपये के बारे में जांच पड़ताल हुई। अब ये कह रहे हैं रुपया मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये केवल लुभावना 2024 का चुनाव देख करके ये बजट निकाले हुए हैं, इसमें कुछ है नहीं, केवल जनता फंसती जा रही है और इनको हिंदू और मुस्लिम के आधार पर घृणा फैला करके देश में घृणा फैला करके समाज में ये वोट ले रहे हैं। सरकार इनकी जाने वाली है, इस लुभावने बजट से कुछ होने वाला नहीं है। तो बजट पे हमारे साथ जुड़े हुए थे सीनियर अधिवक्ता मधुसूदन जी। तो साथियों, वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।